नमस्कार, मैं सौरभ चंद्र, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट। आज की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्थिर विद्युत आवेश। आज की क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यह स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में या बचपन में देखा होगा कि सूखे बालों को कंघे से रगड़ने के बाद यदि हम कंघे को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप ले जाएं, तो टुकड़े कंघे की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसा बालों से रगड़ने पर कंघे में एक विशेष गुण आने के कारण होता है। आपने देखा होगा कि यदि हम कंघे को या किसी स्केल को जब बालों से रगड़ते हैं और बालों से रगड़ने के बाद उसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप ले जाते हैं, तो कंघा उन छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। यदि हम कंघे को बालों से नहीं रगड़ते हैं और बिना बालों से रगड़े हुए कंघे को यदि हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वह कंघा उन कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है। तो कंघे को बालों से रगड़ने के बाद, यानी कि यदि हम कंघे में बालों का घर्षण दें, घर्षण करने के बाद उस कंघे को यदि हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो उसमें कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो घर्षण के बाद में इस कंघे में ये कौन सा गुण उत्पन्न हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशन। जब कुछ वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, अर्थात घर्षण किया जाता है, तो उनमें अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुण को वस्तु का आवेशित होना कहते हैं। अर्थात यदि हमने कंघे को बालों से रगड़ा है, तो रगड़ने के बाद कंघे में उन कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ गया है। अर्थात हम कहेंगे ये जो हमारा कंघा है वो आवेशित हो गया है, चार्ज्ड हो गया है। इसको हम एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। एक गुब्बारा लीजिए, गुब्बारे में हवा भरकर इसके मुंह को बांध दीजिए। अब फूले हुए गुब्बारे को दीवार से स्पर्श करते हुए छोड़िए। देखिए क्या होता है, गुब्बारा नीचे गिर जाता है। पुनः गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़िए। अब इस बार उसको किसी ऊनी कपड़े से रगड़ना है, या बालों से भी रगड़ सकते हैं। बालों से रगड़िए और इसे दीवार के संपर्क में लाकर छोड़ दीजिए। फिर देखिए क्या होता है। इस बार आप देखते हैं कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से नहीं रगड़ा गया था या बालों से नहीं रगड़ा गया था, तो उस पर कोई आवेश नहीं था, अतः वह दीवार से नहीं चिपकता था। परंतु जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया, घर्षण किया गया, तो उसमें आवेश उत्पन्न हो गया और वह दीवार से चिपक जाता है। अर्थात घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को विद्युत आवेश कहते हैं। तो घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। और जो आवेश किसी वस्तु की सतह पर स्थिर रहता है, अर्थात गति नहीं करता है, स्थिर विद्युत आवेश कहलाता है। क्योंकि इस तरह का जो आवेश होता है वह किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पर होता है, और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं वह चार्ज को फ्लो नहीं करते हैं। इस वजह से उनकी सतह पर जो चार्ज होता है वो स्थिर रहता है, स्टैटिक रहता है, वह गति नहीं कर पाता है।
इसी वजह से जो आवेश किसी वस्तु की सतह पर स्थिर रहे, गति न कर पाए, ऐसे आवेश को स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है। आइए अब हम लोग आवेशन की क्रिया का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जानने का प्रयास करते हैं। कैसे रगड़ने के बाद या घर्षण के बाद कोई वस्तु आवेशित हो जाती है या चार्ज्ड हो जाती है। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और इन छोटे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं। जैसे ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है एटम का या परमाणु का। प्रत्येक परमाणु में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, 3 मौलिक कण होते हैं। वो कौन कौन से कण होते हैं? वो है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पर धनावेश होता है। दूसरे कण होते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात वो विद्युत उदासीन होते हैं। और तीसरा जो फंडामेंटल पार्टिकल है, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल एटम में कहाँ पर स्थित होते हैं। तो कोई जो एटम होता है वो कैसा होता है? स्फीरिकल शेप्ड होता है, गोलाकार होता है। और इस परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल में से 2 फंडामेंटल पार्टिकल रहते हैं और वो हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, जैसे ये पहली कक्षा हो गई और ये दूसरी कक्षा हो गई, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। एक चीज यहां पर ध्यान देने योग्य है कि इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के धनावेश के बराबर ऋण आवेश होता है। यानी कि जितना धनावेश प्रोटॉन पर होता है, एक प्रोटॉन पर होता है, उतना ही ऋण आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, जैसे कि यहाँ पर जो आपको एटम सामने दिखाई पड़ रहा है, इसके नाभिक में 5 प्रोटॉन हैं, तो इसकी बाहर की कक्षाओं में 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको यहाँ पर दिखाई भी पड़ रहे होंगे कि नाभिक में 5 प्रोटॉन हैं और बाहर की कक्षाओं में कुल मिलाकर के 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अतः परमाणु में धन आवेश तथा ऋण आवेश की संख्या बराबर होती है। 5 प्रोटॉनों के कारण परमाणु में 5 धनावेश होंगे और 5 इलेक्ट्रॉनों के कारण परमाणु में 5 इकाई ऋण आवेश होंगे। इस प्रकार परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अर्थात 5 प्रोटॉनों का जो धनावेश है वह 5 इलेक्ट्रॉनों के ऋण आवेश के द्वारा उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, नलीफाई हो जाता है या कैंसिल हो जाता है। अर्थात ओवरऑल हम एटम की बात करें तो पूरा जो परमाणु है वह विद्युत उदासीन होता है। परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, वो नाभिक से दूर होने के कारण, आउटर मोस्ट सेल ये आप जान रहे हो कि ये पहली कक्षा है और जो आउटर मोस्ट सेल बाह्यतम कक्षा है ये, ठीक है। तो बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से क्या होते हैं? दूर होते हैं। तो दूर होने के कारण नाभिक से ढीले बंधे होते हैं, यानी कि नाभिक
इन इलेक्ट्रॉनों को, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित नहीं करता है, जिसके कारण बाहरी इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं, जिसके कारण बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है या हटाया जा सकता है। जब किसी परमाणु से 1, 2 या अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तो उस परमाणु में धन आवेशों की संख्या ऋण आवेशों की संख्या से अधिक हो जाती है। आइए इसे और समझते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। अब ये जो ए ऑब्जेक्ट है बहुत सारे एटम से मिलकर के बना होगा और इन एटम्स पर न्यूक्लियस में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे और बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चूँकि ये एटम्स न्यूट्रल होते हैं, अर्थात जितनी संख्या में नाभिक में प्रोटॉन होंगे उतनी संख्या में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इस मटेरियल में कुल प्रोटॉनों की संख्या और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जो ग्रीन कलर के, ये ग्रीन कलर के जिन पर पॉजिटिव चार्ज है ये प्रोटॉन्स हैं। तो इसमें प्रोटॉन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ग्रीन कलर के कितने दिखाई पड़ रहे हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं। और जो रेड कलर के दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो रेड कलर के हैं जिसमें माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 है। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन हैं उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सेम इसी तरह जो ऑब्जेक्ट हमारा बी है, इस ऑब्जेक्ट में भी यदि हम प्रोटॉनों की संख्या देखें तो इसमें भी प्रोटॉन 6 हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। और ये भी हमारा विद्युत उदासीन है। अब देखिए होता क्या है, जब हम दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रब करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो होता क्या है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है, यानी कि जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट ए है, इस ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ये कांटेक्ट में आता है तो ए ऑब्जेक्ट से 3 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं? बी ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। तो अब देख रहे हो आप कि कांटेक्ट में आने के बाद अब इसमें ये जो हमारा ऑब्जेक्ट ए था, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? प्रोटॉनों की संख्या अभी भी 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो गई है, चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन बी ऑब्जेक्ट में चले गए हैं। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना होगा ए ऑब्जेक्ट में? तो 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉनों का 6 इकाई धनावेश होगा। ऋणावेश कितना होगा? तो ऋणावेश चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो ऋणावेश 3 इकाई होगा। तो 6 इकाई धनावेश है, यानी कि 6 पॉजिटिव चार्ज हैं और 3 निगेटिव चार्ज हैं। तो यदि हम ओवरऑल चार्ज की बात करें कि ए ऑब्जेक्ट में ओवरऑल चार्ज कितना होगा, तो 3 निगेटिव चार्ज 3 पॉजिटिव चार्ज के द्वारा तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ए ऑब्जेक्ट पर 3 यूनिट एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि ए ऑब्जेक्ट पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वजह से ए ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बी ऑब्जेक्ट की बात करें तो बी ऑब्जेक्ट में 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। प्रोटॉन कितने हैं बी ऑब्जेक्ट पर? तो प्रोटॉन हैं कितने हैं? 6 प्रोटॉन हैं। 6 प्रोटॉनों के कारण 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, 3 इलेक्ट्रॉन और आ चुके हैं ए ऑब्जेक्ट से, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई है 9। 9 इलेक्ट्रॉनों के कारण अब जो निगेटिव चार्ज होगा वो होगा 9 यूनिट। 9 यूनिट निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 6 पॉजिटिव चार्ज 6 निगेटिव चार्ज के द्वारा तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इसके बाद भी 3 यूनिट एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा। तो ए ऑब्जेक्ट पर 3 यूनिट एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है और बी ऑब्जेक्ट पर 3 यूनिट
एक्सेस निगेटिव चार्ज है। तो यानी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो चुके हैं और यह चार्ज जो है सेम अमाउंट में है, इनका परिमाण जो है मैग्नीट्यूड है सेम है, 3 यूनिट लेफ्ट साइड में भी है, 3 यूनिट राइट साइड वाले ऑब्जेक्ट पर भी है, लेकिन ये जो चार्ज है वो अपोजिट है। लेफ्ट साइड वाले ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज आया है वो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव का 3 यूनिट है, और राइट हैंड साइड वाला जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो चार्ज आया है वो माइनस का 3 यूनिट है। तो अपोजिट चार्ज होने के कारण इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन काम करने लगता है। तो इसी वजह से एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफेरेंस के कारण ही चार्ज क्रिएट होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लूज करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। चार्ज का अमाउंट सेम रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन जो चार्ज की प्रकृति है वो अपोजिट होती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लूज करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अपोजिट चार्ज होने के कारण इन दोनों वस्तुओं के मध्य में अट्रैक्शन कार्य करने लगता है। तो यह था आवेशन की क्रिया का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, जो हमें ये बताता है कि कैसे घर्षण के बाद या वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद उनके बीच में आकर्षण कार्य करने लगता है। आइए अब हम जानते हैं घर्षण द्वारा आवेशन की व्याख्या, कि घर्षण के द्वारा कैसे वस्तुएं चार्ज हो जाती हैं। तो जब घर्षण से विद्युत उत्पन्न की जाती है तो जिसमें वस्तु रब्ड की जाती है या रगड़ी जाती है, और जो वस्तु रब्ड की जाती है, दोनों ही में समान परिमाण में विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। ये हमने बताया ही था अभी कि दो वस्तुएं जब एक दूसरे से रब्ड की जाती हैं, रगड़ी जाती हैं या कांटेक्ट में लाई जाती हैं, तो समान परिमाण में विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे कांटेक्ट में आई थी तो एक वस्तु पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया था और दूसरी वस्तु पर 3 यूनिट निगेटिव चार्ज आया था। तो दोनों ही वस्तुओं पर 3 यूनिट चार्ज आया था, तो यानी कि दोनों ही वस्तुओं पर समान परिमाण में विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। लेकिन दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेशों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। हमने ये देखा था कि भले ही दोनों पर 3-3 यूनिट चार्ज आए थे, लेकिन जो पहली वस्तु थी उस पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया था और जो दूसरी वस्तु थी उस पर 3 यूनिट निगेटिव चार्ज आया था। एक वस्तु पर के आवेश को ऋण आवेश तथा दूसरी वस्तु पर के आवेश को धन आवेश कहते हैं। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, और प्रोटॉन अधिक होने के कारण चूंकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है तो उस वस्तु पर धन आवेश एकत्रित हो जाता है या धन आवेश आ जाता है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, उस वस्तु में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उस वस्तु में निगेटिव चार्ज या ऋण आवेश आ जाता है। जैसे ये एक फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे ये एक महिला है, ये महिला के बाल हैं, बाल को मैग्नीफाई करके इनलार्ज करके दिखाया हुआ है। तो बालों में ये देखिए ऊपर साइड में रेड साइज के जो पार्टिकल्स हैं ये प्रोटॉन्स हैं। कितने प्रोटॉन दिखाई पड़ रहे हैं? 3 प्रोटॉन्स हैं। और जो 3 प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए इसमें नीचे साइड में ये ब्लू कलर के दिखाई पड़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि जो बाल हैं, जो मटेरियल है बाल, उसमें प्रोटॉनों की संख्या 3 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। ये सपोज किया गया है, उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है,
और ये जो आपको नीचे कंघी दिखाई पड़ रही है, इसमें भी आपको 3 प्रोटॉन दिखाई पड़ रहे होंगे रेड कलर के, और 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे होंगे ब्लू कलर के। इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण ये भी विद्युत उदासीन होगा, और बाल भी हमारे विद्युत उदासीन होते हैं। अब क्या होता है, ये महिला इस कंघे को अपने बालों से रगड़ती है। तो रगड़ने के बाद या रब करने के बाद आप देखते हैं क्या होता है। रगड़ने के बाद आपने ये देखा कि बालों में अब कितने प्रोटॉन बचे। तो बालों में अभी भी 3 प्रोटॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचे। तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन केवल हमको 1 दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 2 प्रोटॉनों की कमी हो गई। तो ये 2 प्रोटॉन कहाँ गए, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है रब करने के दौरान दोनों इस कंघी पर चले गए हैं। तो आप देखोगे कि इस बाल पर जो है कितने इकाई धनावेश है, 3 इकाई पॉजिटिव चार्ज है, और 1 इकाई 1 इलेक्ट्रॉन के कारण 1 इकाई ऋणावेश है। यानी कि बाल पर जो है वो 2 इकाई धनावेश होगा। चूंकि 1 इकाई ऋणावेश 1 इकाई धनावेश को तो कैंसिल कर देगा, लेकिन इसके बावजूद भी 2 इकाई धनावेश बाल पर रहेगा। अब हम कंघे की बात करें तो कंघे पर कितने प्रोटॉन थे। तो कंघे पर प्रोटॉनों की संख्या है 3, जिसके कारण कंघे के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6। 3 पहले से थे, 3 और आ गए 6, तो 6 इकाई ऋणावेश। तो 3 पॉजिटिव चार्ज और 6 निगेटिव चार्ज। ओवरऑल देखें, सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, तो 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 प्रोटॉन हैं और 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 3 पॉजिटिव चार्ज होगा और 5 यूनिट निगेटिव चार्ज होगा। तो 3 पॉजिटिव चार्ज 3 इलेक्ट्रॉनों के निगेटिव चार्ज को तो कैंसिल कर देगा। इसके बावजूद भी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस कंघे पर 2 यूनिट निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि बाल पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कंघे पर 2 यूनिट निगेटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज का अमाउंट आप देख रहे हो सेम है, 2 यूनिट कंघे पर भी है और 2 यूनिट निगेटिव 2 यूनिट बाल पर भी है और 2 यूनिट कंघे पर भी है। लेकिन जो चार्ज का नेचर है वो अपोजिट है। बाल पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है 2 यूनिट और कंघे पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, जिसके कारण कंघे और बाल के बीच में अपोजिट चार्ज होने के कारण अट्रैक्शन कार्य करने लगता है और बाल कंघे से आकर्षित होने लगते हैं। आपने देखा भी होगा। आइए, जैसे कि हमने यहाँ पर तो देखा कि बाल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और कंघे ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो बाल पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और कंघे पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि किस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि इलेक्ट्रॉन कंघे से बाल की ओर जा सकते थे, तो कंघे में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती, कंघे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता और बाल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन बाल से कंघे की ओर आए, जिसके कारण बाल पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और कंघे पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो हम कैसे जानें कि कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो इसके लिए वस्तुओं की एक तरह की सीरीज बनाई गई है, एक श्रृंखला बनाई गई है, जिसको हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कहते हैं। तो राइट हैंड साइड में कुछ वस्तुओं की एक सीरीज दिखाई पड़ रही होगी, जिसमें से पहले नंबर पे रोवा है, दूसरे पर फलानेल है, तीसरे पर चपड़ा है, चौथे पर मोम है, पांचवें पर कांच है, छठवें पर कागज है, रेशम है, मानव शरीर है, नौवें पर लकड़ी है, 10वें पर धातु है, 11वें पर रबड़ है, 12वें पर रेजिन है, 13वें नंबर पर अंबर है, 14वें नंबर पर गंधक है, 15वें नंबर पर एबोनाइट है। तो ये कुछ वस्तुओं की सीरीज है, ये बहुत बड़ी सीरीज है। यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड वस्तुएं हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं।
तो इस सीरीज को हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कहते हैं। इसमें इस सीरीज के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि किस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस वस्तु पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर ये सीरीज इस ढंग से सजाई गई हैं कि यदि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न की जाए या चार्ज किया जाए, तो जो पहली वस्तु या ऊपर वाली जो वस्तु है उस पर धन आवेश आएगा, और जो दूसरी वस्तु है, बाद वाली है, उत्तरवर्ती वस्तु है, उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जैसे हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम कांच है। कांच किस नंबर पर है? 5वें नंबर पर है। कांच को यदि हम किसी नीचे वाली वस्तु जैसे रेशम से, कांच को यदि हम रेशम से रगड़ें तो जो ऊपर वाली वस्तु है, ऊपर वाली वस्तु कौन है? कांच। तो ऊपर वाली वस्तु की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी दूसरी वस्तु पर, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। तो ऊपर वाली वस्तु पर यानी कि कांच पर इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो रेशम है, नीचे वाली वस्तु इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण रेशम पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो इस सीरीज के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि रगड़ने के बाद कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, किस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, किस वस्तु पर निगेटिव चार्ज आएगा। अर्थात यदि हम कांच को रेशम से रगड़ें तो कांच पर कैसा चार्ज आएगा? कांच पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और रेशम पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसी कांच को यदि हम रगड़ें रोआ से, यदि हम रोआ से रगड़ते हैं तो अब ऊपर कौन हुआ? रोआ। तो इस बार जो है ऊपर वाली वस्तु की चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो रोआ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो रोआ जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो रोआ पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण कांच पर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने क्या देखा? इसी कांच को यदि हम किसके साथ रगड़ते हैं? रेशम के साथ रगड़ते हैं, इस कांच पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसी कांच को यदि हम रोआ के साथ रगड़ते हैं तो इसी कांच पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि घर्षण के बाद में किस वस्तु पर कौन सा चार्ज आएगा। इसके लिए एक सीरीज बनाई गई जिसको हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास को ध्यान से सुनने के लिए और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।